नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए आज दोनों ही बड़ी पार्टियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने नामांकन दाखिल किया है। नॉमिनेशन में सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी सांसद अनिल बलूनी समेत कई दिग्गज नेता शामिल रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि केदारनाथ आपदा के बाद केदारनाथ में लगातार विकास के काम हो रहे हैं और विकास के इस पथ को लगातार आगे बढ़ाना है। सीएम धामी ने जनता से बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील भी की। पूरे श्री केदारनाथ विधानसभा का चल रहा है, उसको यहाँ के क्षेत्र की जनता रुकने नहीं देगी, उस गति को बढ़ाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी यहाँ की समर्पित प्रत्याशी है, लंबे समय तक इन्होंने यहाँ काम किया है। सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, मिलनसार हैं और क्षेत्र की समस्याओं को भली भांति जानती हैं। इसी सामान्य स्थितियों से निकलकर वो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो यहाँ के जो पहले के काम हैं उन कामों को आगे बढ़ाएगी, विकास को अनवरत रूप से गति देने का काम करेगी। यहाँ की जनता से हम अपील करते हैं कि विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक तरफा समर्थन दें और विकास की गति को और तेज बढ़ाएं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए नामांकन करने के बाद राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया है और बीजेपी को बड़े अंतर से जीतने की अपील की है। सीएम धामी ने कांग्रेस पर हमला किया है और कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। साथ ही बाबा केदार के नाम पर झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे और इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केदारनाथ से पीएम मोदी का खास लगाव है और उनके सपनों का केदारनाथ बनाने के लिए एकजुट होकर बीजेपी के लिए वोट करें। केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने के बाद पौड़ी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी देहरादून पहुंचे और कहा कि बीजेपी की बड़ी जीत होनी है। बलूनी ने कहा है कि जिस उत्साह के साथ कार्यकर्ता और आम लोग वहां पहुंचे हैं, उससे साफ है कि जीत एक तरफा होगी और बाकी पार्टियों का नामांकन फीका साबित हुआ। तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, साथ ही केदारनाथ विधानसभा के आमजन जिस उत्साह के साथ नामांकन में आए और उसके बाद जनसभा में आए, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कार्यकर्ताओं का उत्साह कि भारतीय जनता पार्टी पहले से अधिक मतों के साथ वहां जीतने वाली है। और मैं जरूर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि आज अन्य प्रत्याशियों ने भी डाला है, जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग हैं, उन्होंने भी आज नामांकन भरा है। एकदम फीका नामांकन उन लोगों का रहा है। और केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐश्वर्या रावत की नाराजगी से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। नामांकन कार्यक्रम में ऐश्वर्या रावत शामिल नहीं हुई थी। वो दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी है और बीजेपी से टिकट की दावेदार थी। टिकट न मिलने पर ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया पर नाराजगी से भरा एक पोस्ट भी किया था। तभी से उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए आज कांग्रेस प्रत्याशी ने भी नामांकन किया है। कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत ने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। मनोज रावत के नॉमिनेशन में कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस ने भी उपचुनाव में जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि मनोज रावत कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं और पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर थे। देखिए, अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद कांग्रेस पार्टी केदारनाथ उपचुनाव भी जीतने जा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे होंगे, जनता का गुस्सा आप देख रहे हैं। एक साल से यात्रा को डाइवर्ट करके उत्तराखंड की सरकार ने सुनियोजित तरीके से केदारियों के हाथ की
रोटी न केवल छीनी बल्कि हाथ पर लाठी चार्ज भी किया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव भी समय पर नहीं हो पाएंगे। हालांकि विभाग का कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है और निर्वाचन आयोग को भी बात बता दी गई है। तो ऐसे में दिक्कत क्या है और पेच कहां है, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पहले ही निकाय चुनावों में 10 महीने की देरी हो चुकी है। अब नवंबर में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, लेकिन पंचायतों के चुनाव में भी अब आगे बढ़ने जा रही है। हालांकि पंचायती राज विभाग का कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन चुनाव कब होंगे ये फैसला राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना है। 5 वर्ष से कार्यकाल अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, इसीलिए हमने चुनाव की तैयारियां पहले से शुरू कर दी थी और सरकार ने निर्वाचन आयोग को यह अवगत करा दिया है कि जो भी समय सीमा निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाएगी, सरकार उसका अनुपालन करने के लिए तत्पर है। उत्तराखंड में हरिद्वार छोड़कर बाकी जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि उन्हें अभी तक आरक्षण रोस्टर नहीं मिला। 13 जनवरी के बाद ही चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि अभी 13 जनवरी तक वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 7 अक्टूबर से लेकर जो है हमारा डोर टू डोर सर्वे का कार्य, निर्वाचन नामावली बनने का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो कि अंतिम प्रकाशन जिसका 13 जनवरी 2025 को होना तय हुआ है। और इसके उपरांत जैसे ही हम लोग को आरक्षण इसका भी मिल जाएगा पंचायतों का, हम लोग चुनाव कराने की स्थिति में रहेंगे। अब ये तय है कि नवंबर में कार्यकाल पूरा होने के बाद भी 13 जनवरी से पहले पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब इसके पीछे परिसीमन नहीं हो पाना बड़ी वजह है, तो आरक्षण भी अब चुनाव के रास्ते में रोड़ा बन रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून में आज से विजिलेंस वीक की शुरुआत हो गई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया है। वहीं सीएम धामी ने इस दौरान विजिलेंस से जुड़े अधिकारियों के साथ बातचीत की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान सीएम ने विजिलेंस के लिए टेक्निकल यूनिट की घोषणा भी की है। इस यूनिट के पास कई टेक्निकली सिस्टम भी होंगे, साथ ही साइबर एक्सपर्ट्स भी यूनिट पे रहेंगे। ये इसके पीछे हेतु है कि राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान न हो और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 ट्रैप के केस हुए हैं, इसमें 75 से ज़्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने, जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो, उसके लिए इसको सशक्त बनाने में हम लोग शासन की तरफ से भी हमने कहा है कि जो भी यहाँ पर इस ढांचे को और मजबूत करने के लिए आवश्यकता करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर उत्तराखंड के सैकड़ों लोगों ने 92 करोड़ से भी ज्यादा की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पौड़ी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के स्टेट हेड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरोह ने देश के अन्य राज्यों में भी फैली हुई है। पूरे देश भर में 189 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई है। पुलिस का कहना है कि गिरोह ने एक फर्जी कंपनी खोली है और फिर कम समय में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोगों से सोने के सिक्के के साथ ऑयल रिफाइनरी के नाम पर इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है। काफी समय बाद जब लोगों को शक हुआ तब जाकर शिकायत पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक कर 5 लोगों को राज्य से दबोचा है। 92 करोड़ की धोखाधड़ी अभी तक हमारे संज्ञान में आई है और इनके जो अकाउंट्स हैं वो भी हमारे द्वारा फ्रीज किए गए हैं। और ये 500 लोग उत्तराखंड में ऑपरेट कर रहे थे, लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा ले रहे थे और ये गोल्ड कॉइन्स और रिफाइनरी ऑयल्स इत्यादि में फॉरेन में पैसे इन्वेस्ट करने के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर ले रहे थे। साइबर क्रिमिनल क्राइम के लिए नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं और इन दिनों इन अपराधियों ने त्योहारी सीजन को देखते हुए आपराधिक तौर तरीके भी बदले हैं। त्योहारी सीजन के लिए साइबर अपराधियों का देखिए ये नया पैटर्न।
सोशल मीडिया के इस जमाने में जहां लोगों की बधाई देने का तौर तरीका बदला, वहीं साइबर अपराधियों ने भी इसे ठगी का हथियार बनाया। आए दिन व्हाट्सएप के माध्यम से लोग एक दूसरे को शुभकामनाओं के संदेशों को भेजते हैं, जिसमें कई ग्रीटिंग और चमचमाते डिजिटल मैसेज भी शामिल रहते हैं। लेकिन इन ग्रीटिंग पर क्लिक करने से पहले आप सावधान रहें कि आप साइबर ठगों की चपेट में तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि साइबर ठग इन्हीं ग्रीटिंग के अंदर अलग अलग प्रकार की फिनिशिंग लिंक भेज रहे हैं और जैसे ही आपने क्लिक किया तो मोबाइल का पूरा एक्सेस साइबर अपराधियों के हाथ में आ जाता है। फिर शुरू होगी आपके साथ साइबर ठगी। परंतु अब साइबर अपराधी जो हैं कि थोड़े से स्मार्ट हो रहे हैं, इनोवेटिव हो गए हैं, जहां पे वो इस प्रकार से कोई ग्रीटिंग हो गई, कोई फोटो हो गया, उसके अंदर कोई हाइपर लिंक हो गया, लिंक जो है एम्बेडेड हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं अच्छा ये फोटो है या कुछ ग्रीटिंग्स आई, उस पर हमने क्लिक कर दिया, तो हो सकता है कि वो लिंक उसके साथ अटैच हो बैकएंड में और वो बैकएंड में कोई फाइल डाउनलोड हो जाए। तो आपके सारे जितने भी दर्शक है उनके लिए अपील करना चाहूंगा कि कोई भी अगर आपको ग्रीटिंग्स भेज रहा है या कोई फोटो भेज रहा है तो उसको आप ऊपरी स्तर पर देख लीजिए, उसको अनावश्यक आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं कई साइबर अपराधी ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर जनता को ठगी का शिकार बनाते हैं। जैसे ही आपने किसी सामान को खरीदने के लिए लिंक पर क्लिक किया, वैसे ही आप साइबर अटैक की चपेट में आ जाएंगे। भी अगर शॉपिंग ऑनलाइन करता है तो इसमें ये चीज सुनिश्चित करनी चाहिए उसको कि किसी अनऑथराइज्ड साइट पे जाके शॉपिंग ना करे, जो कि मेन प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग के जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं के थ्रू शॉपिंग करें। जो अनवांटेड लिंक्स होते हैं, कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो कि वेरीफाइड नहीं है, वहां से अगर आप शॉपिंग का प्रयास करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो एक संभावना रहती है कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। साइबर अपराधियों से निपटने के लिए सुरक्षा की बचाव है, जिसके लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर 1930 जारी किया है। साथ ही अपील की है कि किसी के साथ भी ठगी की घटना होती है तो तुरंत टोल फ्री नंबर कॉल पर शिकायत करें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी शहर में मस्जिद का मामला गर्म है। वहीं इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि न सिर्फ उत्तरकाशी बल्कि चारधाम यात्रा रूट पर कहीं मस्जिद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि उत्तरकाशी काशी भगवान शिव की नगरी है, उत्तर की काशी है, ऐसे में यहाँ मस्जिद नहीं होनी चाहिए क्योंकि चारधाम पर करोड़ों सनातनियों की आस्था है। गलती रही हो वो 80 के दशक की गलती रही हो, क्योंकि इस तरह के स्थान को काशी की नगरी बर्दाश्त नहीं करती है। और मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे सनातन धर्म के जो आस्था के केंद्र हैं, हम सबके लिए ये चारों धामों में जिन जिन स्थानों पर इस तरह की गतिविधियां हैं, उन सब पर आप त्वरित कार्रवाई करें और सनातन की जो सभ्यता है, संस्कृति है, विचारधारा है, उसका हमेशा आदर रखें, क्योंकि काशी की नगरी में ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होने वाली हैं और मस्जिद का होना उस काशी की नगरी में दुर्भाग्यपूर्ण है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के करीब बलुआ कोट से तवा घाट तक रोड को चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर प्रभावितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जिससे प्रभावितों में खासी नाराजगी है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन और नेपाल बॉर्डर तक रोड कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए बीआरओ जुटा है। 2 साल पहले बलुआ कोट से तवा घाट तक 35 किलोमीटर की रोड को चौड़ा करने का काम शुरू हुआ था। इस कवायद में जहां रोड किनारे के मकानों को तोड़ा गया, वहीं लोगों की जमीनों का भी अधिग्रहण हुआ है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि 2 साल का समय गुजरने पर भी हजारों प्रभावितों के मुआवजे तक नहीं मिले हैं। मुआवजा अभी लगभग 2.5-3 साल हो गए, हमें मिला नहीं है, जबकि इसके जितने भी हमने कागज जमा करने से कर दिए हैं, चाहे वो एफिड वगैरह हो या फिर फोटो हो, कोई भी हमने ये जमा कर चुके हैं, लेकिन अब तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। इस बीच में जो हमारे 2-3 हजार परिवार जो चौड़ीगढ़ में प्रभावित हो रहे हैं और इन लोगों को अभी तक 3 साल हो गए, कोई मुआवजा नहीं दिया गया। सर्वे किए जा रहे हैं और दीपावली का टाइम चल रहा है, कई लोगों ने अपने मकानों की सजावट भी नहीं। इन 2 सालों में बीआरओ सिर्फ 15 करोड़ का ही मुआवजा प्रभावितों को दे पाया है, जबकि उसे 1200 करोड़ का मुआवजा प्रभावितों को देना है, जिसके लिए बीआरओ और प्रशासन की कई दौर की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन तकनीकी पेंचों के चलते प्रभावितों को राहत नहीं मिल पाई है। 35 किलोमीटर के दायरे में 2500 से अधिक लोग सीधे प्रभावित हैं। खासतौर से
बलुआकोट से लेकर धारचूला है, उसमें कुछ जगहों के स्ट्रेचेज हैं जिसके मुआवजे का निर्धारण और जो प्रक्रिया है वो मोर्च के स्तर तक जो है बार बार हम लोग लिख रहे हैं, बट कुछ तकनीकी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसको हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया। इस रोड की चौड़ाई बढ़ने से लिपुलेख बॉर्डर की राह आसान होगी, वहीं हजारों लोगों को भी फायदा मिलेगा। लेकिन इस सबसे जरूरी ये है कि जिन लोगों के मकान और जमीन की कीमत पर ये रोड बेहतर बन रही है, उन्हें समय से मुआवजा भी मिले। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। दीपावली के मौके पर हरिद्वार के देहात इलाके में लोग स्वदेशी को लेकर जागरूक दिख रहे हैं। इस बार लोग कारीगरों के बनाए मिट्टी के दियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और लोग रेडीमेड और चाइनीज दिए खरीदने से परहेज कर रहे हैं। वहीं मिट्टी के दियों की अच्छी मांग होने से स्थानीय कारीगर भी खुश नजर आ रहे हैं। जैसे दीवा हुआ, कुल्लो हुई, करवा हुआ और हंडिया हुई और आपके बड़े दीवे हुए, बहुत अच्छी डिमांड रही अब की बार और बहुत अच्छा प्रोसीजर रहा इस चीज का, तो दिवाली के उसमें बहुत अच्छा काम रहा। इतनी डिमांड है कि हम उनके लिए पर्याप्त दिए या दीपावली के पूजन का सामान तैयार नहीं कर पाते और जो इलेक्ट्रिक चीजें आ रही हैं मार्केट में, उसकी अपेक्षा हमारे स्वदेशी का जो अभियान है। बद्रीनाथ धाम में कुबेर देवता की विशेष पूजा की तैयारी चल रही है और इस पूजा में दूर दूर से श्रद्धालु धाम में आते दिख रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भगवान बद्री विशाल जगत के स्वामी, विश्व के पालनहार माने जाते हैं, तो वहीं भगवान कुबेर देवता उत्तर क्षेत्र के दिक्पाल हैं और भगवान बद्री नारायण के खजांची यानी कि खजाने की मालिक हैं। ऐसे में उनकी पूजा करने से, उनके मंत्रों का उच्चारण करने से आपके घर में धन की, वैभव की वर्षा होगी। यक्षराज कुबेर उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं और संपूर्ण पृथ्वी में जितनी भी चल अचल संपत्ति है उनके खजांची हैं और सौभाग्य से वो इसी नरनारायण पर्वत के मध्य में अलकापुरी में निवास करते हैं। भगवान बद्री विशाल के ठीक दाईं ओर निवास करते हैं और आने वाला जो धनतेरस है, धनतेरस पे उनका बहुत महत्वपूर्ण उनका उस समय उस पर्व पे उनका महत्व रहता है। भगवान कुबेर पांडुकेश्वर गांव के आराध्य देवता हैं। यहाँ के लोग उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। शीतकाल में पांडुकेश्वर में ही भगवान कुबेर की पूजा होती है और ग्रीष्म काल में भगवान कुबेर की पूजा भगवान बद्री विशाल के साथ गर्भगृह में की जाती है। धनतेरस के अवसर पर तो विशेष उत्साह रहता है यहाँ पर ग्रामवासियों में और हर्षोल्लास के साथ हम ये धनतेरस को यहाँ पर मंदिर में, बद्री विशाल के मंदिर में कुबेर जी की पूजा करके इस साल मनाएंगे। भगवान बद्री विशाल धन के देवता कुबेर और लक्ष्मी की पूजा के बाद बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थ यात्री अपने साथ यहाँ की निशानी लेकर जाते हैं, जिसे लोग अपने पूजा स्थल पर रखकर भगवान से 6 महीने तक धन, धान्य और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में छात्र संघ आंदोलन उग्र हो गया है। छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई के अमित बिष्ट ने आत्महत्या की चेतावनी दी है, जिसके बाद 2 अन्य छात्रों ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाई है। इस दौरान खासा हंगामा हो गया। पुलिस की मौजूदगी में दोनों ही छात्रों को बचाया गया और आग से दूर किया गया। गनीमत यही रही कि पुलिस ने छात्र को बचा लिया। छात्र ने आत्महत्या की चेतावनी पहले ही दे दी थी और चेतावनी के बाद पुलिस हरकत में आ गई थी। छात्र संघ चुनाव को लेकर यहां खासा बवाल जारी है। छात्रों ने शिक्षा मंत्री को पुतला भी फूंका। कोई दिक्कत नहीं है, तुमने दिखा दिया कि तुम टाइगर ग्रुप का मसले भगत सिंह को मानते हैं। तो अल्मोड़ा से इस वक्त आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां छात्र संघ आंदोलन उग्र होता नजर आ रहा है। यहां पर चुनावों को लेकर एनएसयूआई के अमित बिष्ट ने आत्महत्या की कोशिश की है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया है। जब तक ये चुनाव की तिथि को स्पष्ट नहीं करते हैं, तब तक पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा और 4 तारीख के बाद पूरे
कैंपस के परिसरों के प्रदेश के स्कूल महाविद्यालय में हम बंद करेंगे। जहां छात्र हितों की बात आएगी वहां कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज धन सिंह रावत जी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो शासन चुनाव नहीं करा रहे हैं। इसी क्रम में समस्त छात्र संगठन इकट्ठे हो गए। आज चौहान पार्टी में माननीय धन सिंह रावत जी पुतला फूक रहे हैं और हमारे साथी ने अपने पर आग लगाने का कार्य कर दिया है। और दूसरा जो अपने आत्महत्या का प्रयास है उसको पूरी अरेस्ट करके इंसान ले चुकी है। यहाँ पे पहले ही हम लोगों ने तो वार्ता करने का प्रयास किया था, उसके बाद अभी पर्याप्त यहाँ पे पुलिस हमने तैनात करी है और फायर की गाड़ियाँ भी थी, तो इनके द्वारा अटेम्प्ट जो किया गया था उसे रोक लिया गया। अभी शांति व्यवस्था है, अभी जो इनका प्रयास था वो असफल कर दिया गया। और यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।